नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर हम विस्तार से बातचीत करते हैं अपने विशेषज्ञ मेहमानों से। साथ ही इसमें आपकी भी भागीदारी बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। चूंकि ये फोन इन कार्यक्रम है, आप हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ सकते हैं और विषय से जुड़े हुए सवाल हमारे विशेषज्ञों से पूछकर उनकी राय ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज का विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण और इसके अलावा प्राकृतिक खेती। तो दो महत्वपूर्ण विषय आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। नोट कर ले आप हमारा टोल फ्री नंबर, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, यानी कि इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, लेकिन आपको बातचीत जो है वो करनी है टीवी की आवाज बंद करके और फोन लाइन के जरिए। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इस सूचना के बाद अब आगे बढ़ते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनके साथ आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शालिनी गौर रुद्रा, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है खाद्य विज्ञान फसल प्रौद्योगिकी संभाग IRI पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्रनाथ टैगोर कृषि विश्वविद्यालय देवघर मोहनपुर झारखंड से। डॉक्टर सर्वेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहले मोटे अनाजों की बात करते हैं। खास तौर पर मोटे अनाजों को इन दिनों काफी बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि इन्हें अपने पोषण में हम शामिल करें, हमारे आहार का ये हिस्सा हो। और इसके लिए इसके कई तरह के जो उत्पाद है उन्हें ग्रहण किया जा सकता है। तो क्या है इनकी विशेषता, आइए सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर शालिनी, हमें सबसे पहले बताएं कि ये मोटा अनाज हम किस तरह के अनाजों को कहते हैं और क्या खासियत है इनकी। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मोटे अनाज किसको कहते हैं। जी। मोटे अनाज प्राथमिक तौर पर हम देखें तो गेहूं, चावल और मक्का के ऊपर पूरी कृषि हमारी आधारित रही है। उसके अलावा हम पारंपरिक तौर पर जो अनाज हमारे देश में पहले उगते थे, जो प्राकृतिक रूप से ही उगते थे, जैसे कि उसमें मुख्य हैं और अन्य अनाज हैं। मुख्य में हमारे आ जाते हैं बाजरा, ज्वार और रागी जी। और इसके अलावा अन्य जो मोटे अनाज हैं उसमें आ जाते हैं कुटकी, बर्री और प्रोसो मिलेट, कोडो। ये सब मिलेट्स हैं जो हमारी अन्य इस तरह के मोटे अनाज हैं और हमारे देश में बहुत अच्छे से उग पाते हैं। और बहुत ही जो आजकल परिवेश बदल गया है, जैसे मिट्टी हमारी उष्ण हो गई है, हमारे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, हमारे जमीन में पानी नहीं है, वातावरण में बदलाव आ रहे हैं। इन सबको झेल पाने वाली जो फसलें हैं वो हमारे मोटे अनाज है। और जो एक्चुअली इनको मोटे अनाज कहना भी अब थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि इनको एक दर्जा दिया गया न्यूट्री सीरियल्स का। न्यूट्री सीरियल्स यानी कि ये बाकी अनाजों से एक श्रेष्ठ दर्जे पर हैं, क्योंकि पौष्टिकता के स्तर पर ये काफी ऊंचे हैं। तो जानेंगे आपसे कि जो बाकी अनाज है उसके मुकाबले इनका जो पोषक तत्व है वो किस तरह से और बेहतर है, जिसकी वजह से इसे हमारे भोजन में शामिल करने की बात कही जा रही है। विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इनके अलावा उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कांगनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप मिलेट, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों का प्रसंस्करण कर कई तरह के उत्पाद बनाकर लाभ कमाया जा सकता है। महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर मोटे अनाज से कई तरह के उत्पाद बना सकती हैं।
जौ, बाजरा और रागी से बिस्किट, चिप्स और नमकीन आदि बना सकते हैं। मोटे अनाज से छोटे बच्चों के लिए भी भोजन बनाया जा सकता है। मोटे अनाज में मूल्य संवर्धन करके इनसे रोटियां भी बनाई जा सकती हैं और इन रोटियों को करीब 6 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी, बर्फी और समोसा बना सकते हैं, तो बाजरे से मुठिया, लड्डू और रागी से बालूशाही और पकौड़ी बनाई जा सकती है। मोटे अनाज से अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए आप नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में व्यवसाय की शुरुआत छोटे स्तर पर करके बाद में बाजार मांग के अनुसार व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर मोटे अनाज न सिर्फ आपकी सेहत को दुरुस्त करते हैं, बल्कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। जी हाँ, तो मोटे अनाज पर ये रिपोर्ट आपने देखी और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। तो आइए रुक करते हैं डॉक्टर सर्वेश का। डॉक्टर सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पर्यावरण की वजह से हमारी खेती किसानी को कई तरह से चुनौतियां मिल रही है। मोटे अनाज की आज हम बात करें, एक तरह से ये भी एक समाधान के तौर पर सामने आ रहा है, इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं प्राकृतिक खेती की जो पद्धति है, इसे भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? किस तरह की पद्धति को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं? प्राकृतिक खेती देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर आधारित है जी, जिसको अपनाकर किसान अपनी मिट्टी एवं मानव स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ खेती की लागत में जी प्राकृतिक खेती जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के नाम जानते हैं। जो भी इनपुट है, हम हमारे आसपास जो भी इनपुट अवेलेबल है, उसी इनपुट को हम उपयोग करके हम उससे खेती कर सकते। बिल्कुल, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं के जरिए खेती करनी है और इसका लाभ किसानों को ये मिलता है कि लागत उनकी बेहद ही कम हो जाती है और जाहिर तौर पर उत्पादन अच्छा मिलने की वजह से मुनाफा भी अच्छा हो जाता है। तो इसकी पद्धति के बारे में विस्तार से आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कमजोर कर वातावरण को प्रदूषित किया, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस प्राकृतिक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। प्राकृतिक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसे अपनाने से बंजर भूमि को भी फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। खेत में गोबर की खाद, जीवामृत, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इससे मिट्टी, पर्यावरण और हमारी सेहत सही बनी रहती है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार किसानों को लाभ देने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि साल 2025 तक 3.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार हो। इसे बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य को 4,980.99 लाख का भुगतान भी किया गया। साथ ही गंगा के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती करके इसके महत्व को भी समझाया जा रहा है। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट के जरिए जाना आपने कि प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर तो डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बातचीत में आपने हमें बताया भी कि जो बाकी अनाज है उसके मुकाबले ये जो मोटे अनाज है, इनका जो पोषक तत्व है वो ज्यादा बेहतर है। तो किस तरह से, हमें थोड़ा और विस्तार से समझाएं। जी बिल्कुल, मोटे अनाजों में या कदन इनको कहते हैं, आजकल कदन टर्म का प्रयोग करते हैं। तो कदन में बहुत सारे आपने देखे अलग अलग तरीके के अनाज हैं और हर एक अनाज की अलग अलग विशेषता है। जैसे कि अगर प्रोटीन की हम बात करें तो प्रोटीन हमारी जो है बाजरा में
और प्रोसो मिलेट यानी कि बर्री में बहुत अच्छी अधिक मात्रा में होती है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम के लिए हम रागी की तरफ रुख करेंगे। फिर अगर हम आयरन और जिंक की बात करें तो आयरन और जिंक जो है हमारा बाजरा और सामक यानी कि बार्नयार्ड मिलेट में काफ़ी अच्छा पाया जाता है। विटामिन B1 की अगर बात करें तो उसके लिए अलग लिटिल हैं, आपका कंगनी है, ये फोलिक एसिड और नायसिन, बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन हैं वो सब इनमें मिलती हैं। तो और इसके अंदर जो वसा होती है यानी कि फैट होता है वो भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हृदय के विकार को रोकथाम करने के लिए बहुत ही अच्छा पाया जाता है। बिल्कुल, यानी कि जो अलग अलग कदन हैं इनकी अलग अलग खूबियां हैं और आपकी जरूरत के अनुसार आप इन कदन को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैम नमस्ते। मैम मेरा सवाल प्राकृतिक खेती को लेकर था। जी बताएं। पिछले महीने भी मैंने कार्यक्रम देखा था तो मैंने अपने गांव के किसानों से चर्चा की थी कि प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। तो वो ये बोल रहे थे कि इसमें ज्यादा मेहनत आती है। तो ये धारणा क्यों है सभी किसानों के बीच में कि प्राकृतिक खेती में मेहनत आती है? और तो इसके बारे में मैं जानना चाह रहा था कि क्या सुझाव देंगे डॉक्टर साहब? जी जी विपिन जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और हम इस बात की सराहना करेंगे कि आप इस दिशा में सोच रहे हैं और अपने साथी किसानों के साथ भी आप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं और डॉक्टर सर्वेश बताएं, क्या वाकई प्राकृतिक खेती में मेहनत ज्यादा है और ऐसे में आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती में हमारे पास जो भी संसाधन है वो हमारे आसपास उपलब्ध है जी। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हमारे पास जो देसी गोबर, देसी गाय का जो गोबर है, गौमूत्र है, बेसन है और पेड़ पौधे के नीचे की मिट्टी है, नीम है, आपका अग्नि अस्त्र है, इसी सब का यूज करके, इसी से का उपयोग करके हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और एक हम और रासायनिक खेती को हम डिपेंडेंसी घट जाएगा और हमारा देश जो है, हमारे देश के किसान भाई जो हैं वो लाभान्वित होंगे। बीजामृत का उपयोग करके, जीवामृत का उपयोग करके आच्छादन आशा के माध्यम से हमारे किसान को बहुत फायदा हो। बिल्कुल। डॉक्टर सर्वेश यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि अगर प्राकृतिक खेती में थोड़ी मेहनत करनी भी पड़े लेकिन अगर उसके फायदे भरपूर मिलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे देश के जो कर्मठ अन्नदाता किसान हैं वो जरूर इसे अपनाएंगे। ऐसे में हमें विस्तार से समझाए कि प्राकृतिक खेती करने से किस किस रूप में किसानों को लाभ है। प्राकृतिक खेती में सबसे पहले हम देखते हैं जैसे निमेटोड का प्रॉब्लम अगर है, निमेटोड का प्रॉब्लम, उसमें हम गेंदे के फूल को लगा के, मिट्टी के ऊपर जो गेंदा का फूल है उसको लगा के हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। जैसे दीमक का प्रॉब्लम अगर फील्ड में, अगर भूमि में दीमक का प्रॉब्लम है तो उसमें हींग जो है, हींग का जो सुपारी है उसको हम वाटर सोर्स जहां से सिंचाई करते हैं वहां पे डाल दिया, उससे हमारा दीमक का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमारे खेत में अगर ज्यादा दीमक है तो उसमें भुट्टे की जो इल्लियां होती है, मतलब जो मक्का है, मक्का अगर हम निकाल लेते हैं, जो इल्लियां बचती है उस इल्लियां को हम लकड़ी उसमें हम बर्तन में रख के, मिट्टी के बर्तन में उसको रख के और उसको पानी से भर के उसके ऊपर सूती का कपड़ा बांध के खेत में 10-10 मीटर की दूरी पे अगर हम रखते हैं और 10 दिन के अंतराल में देखते हैं कि उसमें पूरी दीमक भर गया है तो हमारा बिल्कुल। डॉक्टर सर्वेश दोबारा आपका रुख करेंगे और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाज के खाद्य प्रसंस्करण की भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है।
समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो रहित अपना जीवन बनाना है तो हमें मोटे अनाज का प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। तो इसी प्रकार में जो मोटा अनाज हमारा है, इसका प्रसंस्करण करने के लिए हमें सिंगल में तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हम किसान समूह बना ले जाए और संगठन बना करके इस पे काम किया जाए तो कितना हमको फायदा होगा, हमको कहाँ से की जानकारी होगी, कितना से मदद मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका नंद स्वरूप जी। आइए जानकारी लेते हैं। जी डॉक्टर शालिनी बताएं, क्या कहना चाहेंगी आप? जी नंद स्वरूप जी ने बिल्कुल सही कहा कि यदि संगठित रूप से कार्य करेंगे, सहकारी रूप से या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर कार्य करेंगे तो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे इनको मदद मिल सकती है। ना केवल प्रशिक्षण बल्कि जो इनको व्यवसाय करना है उसके लिए मशीनरी के लिए भी जो इनको कुछ आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। और इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, यानी कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जी की। और इसमें 10,000 करोड़ तक का बजट है सरकार का सन 2025-26 तक का। और इसमें PFMME करके है ये स्कीम के अंतर्गत हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग इन्होंने अपॉइंट किए हुए हैं जो प्रशिक्षण भी देंगे, जो इनकी फॉर्म्स बनाएंगे। और लागत का कुल जो है 35% तक जो है जितनी भी मशीनरी वगैरह लगेगी उसमें वो 35% तक का इनको वित्तीय सहायता देंगे। और उसके अलावा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता देते हैं। और वेबसाइट पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने जो भी लोग हैं उनके नाम, फोन नंबर, ईमेल्स वगैरह सब कुछ दे रखे हैं। जी नंद स्वरूप जी, बहुत ही विस्तार से आपको यहाँ पर जानकारी मिली है। मुझे उम्मीद है इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सर्वेश आपसे जानना चाहेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। बताएं इनके किस तरह के घटक है, और जैसे आपने जीवामृत, घन जीवामृत का भी जिक्र किया, क्या इनकी भूमिका है? प्राकृतिक खेती के 4 घटक मेनली। पहला बीजामृत है, दूसरा जीवामृत है, तीसरा आच्छादन है और चौथा वापसा है। सबसे पहले हम बीजामृत की देखते हैं। तो मतलब बीज के लिए जो अमृत का काम करे, तो बीज के लिए क्या अमृत का काम करेगा? उसमें जैसे सबसे पहले हम गोमूत्र लेते हैं, गोबर लेते हैं, वो देसी गाय का होना चाहिए। कली चूना लेते हैं 250 ग्राम, और पानी जो है वो 20 लीटर के आसपास। जिस अनुपात में हमको बनाना है उस अनुपात में हम, और खेत की मिट्टी या पीपल के पेड़ की या बरगद के पेड़ की मिट्टी लेते हैं। तो जी वो बीज के ऊपर इसको हम उपयोग करते हैं। इसके बनाने की विधि आपने बताया भी है। इसके जो घटक है बीजामृत के हो गए, यहाँ जीवामृत। जीवामृत में तरल जीवामृत होता है, अठोस जीवामृत और घन जीवामृत। तरल जीवामृत जो होता है वो तरल अवस्था में होता है, और अठोस जो होता है वो ठोस से जो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, और घन जीवामृत होता है उसमें मॉइस्चर लेस होता है। घन जीवामृत को हम बहुत दिन तक 6 महीना तक स्टोर कर सकते हैं, और अर्धठोस को जो है हम फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, और तरल जीवामृत है उसको बनाने की विधि है कि प्लास्टिक का 200 लीटर का ड्रम लेंगे, 10 केजी देसी गाय का गोबर लेंगे, 10 लीटर पुराना गोमूत्र लेंगे, 1 केजी गुड़ लें, या 4 लीटर हम गन्ने का रस लें। जी
बिल्कुल डॉक्टर सर्वेश, दोबारा आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। ध्वज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब जो प्राकृतिक खेती करते हैं जी, तो इसमें मतलब जो मैम आई है इनसे जानना था कि हमारे पूर्वज भी करते थे, हम लोग भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई अनुदान का ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग मतलब इस चीज को बढ़ावा दे सकें, क्योंकि अभी तो अब हम लोग जो कर रहे हैं तो इसमें मतलब मोटे अनाज में मतलब इतना प्रॉफिट नहीं हो पाया। जी ठीक है, आप मोटे अनाज की प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसके लिए कोई अनुदान या योजना है या नहीं? सरकारी अनुदान है? ठीक है, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर शालिनी। जी उत्तराखंड में ध्वज कुमार जी आप हैं और आप मोटे अनाजों को उगा रहे हैं या प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें आपको न केवल आपको बीज की सहायता मिलेगी, बल्कि अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रशिक्षण प्रॉपर दिया जाएगा और आपकी ब्रांड को स्थापित करने के लिए, क्योंकि अगर ब्रांड होगा उसके बाद ही आप एक मार्केट में जब विपणन के लिए जाएंगे तब सहायता आपको मिलेगी। तो आपको जैसे हमने बताया कि RKVY स्कीम के अंतर्गत आप ये सहायता प्राप्त कर सकते हैं और हर जिले स्तर पर ये जानकारी आपको मिल जाएगी PFMME स्कीम के अंदर। जी जी, और चूंकि उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं तो डॉक्टर शालिनी कौन कौन से कदम ये अपने क्षेत्र में उगा सकते हैं? क्या जी, उत्तराखंड में अधिकतर तो रागी का यानी कि मंडुआ जिसको कहते हैं वो उगता है। उसके अलावा अन्य अनाज जैसे कि बकवीट यानी कि कुट्टू और सामक, बाकी लिटिल मिलेट्स वगैरह जो हैं, फॉक्सटेल मिलेट हैं, ये पूरे देश में कहीं भी उग जाते हैं आराम से। जी। तो अब उत्तराखंड में भी बहुत सारे अलग अलग तराई लेवल्स हैं, तो यहाँ वो उनको खुद तो चुनाव करना पड़ेगा। सफलतापूर्वक कर सकते हैं। ध्वज कुमार जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। आनंद प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से। आनंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। हाँ जी, ये बताइए कि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत रासायनिक खाद का बिल्कुल करना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई कर दिया है तो क्या होगा उसका प्रभाव? जी डॉक्टर सर्वेश बताएं। आप रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करें, लेकिन ये अगर कोई कर दिया है तो उसको अगले साल में या अगले सीजन में जो भी आप फसल उपजा रहे हैं उस फसल में आप रासायनिक खाद भूल कर भी उपयोग नहीं करें। इससे जो सूक्ष्म जीव है, आपका जीवाणु है, जो जीवाणु है उसकी संख्या कम हो जाएगी। जो भी इसका आधार है कि जीवाणु को, केचुआ खाद को, जो भी केचुआ की संख्या को बढ़ा के आप मिट्टी को इस प्रकार बना दें कि मिट्टी जी इसमें रासायनिक खाद का उपयोग अगर कर दिए हैं तो अगर नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएंगे उस क्रॉप के लिए आप इसका उपयोग नहीं करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो प्राकृतिक खेती है वो मूल रूप से रसायन मुक्त खेती ही है और ऐसे में जो रासायनिक उर्वरक है उनका इस्तेमाल इसमें निषेध है। लेकिन इसके साथ ही डॉक्टर सर्वेश, जो रसायन मुक्त खेती है उसका एक और विकल्प जैविक खेती के तौर पर भी सामने आया है। तो ऐसे में कई किसानों के मन में ये दुविधा होती है कि जैविक खेती को अपनाएं या प्राकृतिक खेती को अपनाएं, दोनों में अंतर क्या है? तो ऐसे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, प्राकृतिक खेती में है कि हमारे आसपास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसी को हम उपयोग करेंगे, और जैविक खेती में हम जैसे एजेटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरलम हो गया, जो ब्लू ग्रीन अलगी हो गया, ये सब का हम अच्छी तरह से हम यूज कर सकते हैं। दोनों सेम ही है, दोनों का सिद्धांत लिटिल बिट डिफरेंट है, दोनों लगभग आप बराबर तस्वीरों की से यूज कर सकते हैं आप। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर सर्वेश, आपने बताया हमें कि बीजामृत, घनजीवामृत, जीवामृत बनाने की प्रक्रिया क्या है, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि इसे खेतों में क्यों डाला जाता है, इससे क्या लाभ होता है? क्या ये जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उसका विकल्प है? बीजा अमृत जो है, बीजा अमृत का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमको रासायनिक खाद की कुछ भी जरूरत नहीं है। रासायनिक खाद का जो भी काम है, जो जी तो है
वो उपयोग इसमें गोबर के माध्यम से देसी गोबर उपयोग कर रहे हैं, गोमूत्र यूज कर रहे हैं, और जो मिट्टी है उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाता है। इस सूक्ष्म जीव और केचुआ खाद इतना बढ़ जाते हैं कि वो मिट्टी को उलट पुलट कर देते हैं, और उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी है, जो इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उसकी प्रचुरता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो ऊपर से आपको खाद देने की रासायनिक की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, तो रसायनों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है प्राकृतिक खेती में, अगर इस तरह से जो बीजामृत जीवामृत है इनका इस्तेमाल कर लिया जाए, जो कि प्राकृतिक संसाधन आपके पास ही मौजूद होता है, उसी से तैयार होता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। जी, मोहम्मद जशान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। जशान जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जशान जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है आपकी आवाज। जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। जैसे टीवी पे नाम आई है। हाँ जी, हेलो जी बिल्कुल जशान जी, आपका नाम टीवी पर आ चुका है और हम आपकी आवाज भी सुन रहे हैं। अब आपका सवाल हम जानना चाहेंगे, बताएं। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं गेहूं की खेती करता हूँ, तो गेहूं में टीवी की आवाज बंद कर दे जशान जी, बातचीत में रुकावट आएगी इससे। नहीं नहीं, आवाज बंद है। ठीक है, बताएं। हमारा नाम जी जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैडम जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गेहूं की खेती करता हूँ। ठीक है, आगे बताएं। हाँ, तो मैं गेहूं की खेती करना चाहता हूँ, तो गेहूं में जो है किस तरीके की खाद, जैविक खाद डालना चाहिए जिससे गेहूं का दाना मोटा हो? चलिए, आज हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि गेहूं की खेती अगर आप प्राकृतिक खेती के तौर पर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर सर्वेश क्या सुझाव देंगे? हाँ, अभी गेहूं का ही सीजन चल रहा है, अभी किसान जो है गेहूं भी लगा रहे हैं। तो गेहूं की खेती करने से पहले उसमें आप बीजोपचार कीजिए। जो सबसे पहले बीज है, बीज का उपचार कीजिए। जो भी बीजा अमृत, जो बीज के लिए अमृत का काम करेगा, तो बीज के लिए अमृत का काम क्या क्या करेगा? तो इसमें सबसे पहले गोबर लेंगे। मैं तो ये भी बोल चुका हूं कि गोबर लेंगे, फिर गोमूत्र लेंगे। तो आप किस प्रपोर्शन में लेना चाहते हैं? पानी लेंगे, कली चूना लेंगे, उसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद बीज के ऊपर उपचार करेंगे, बीज के ऊपर उसको हम उपचारित करेंगे, और उपचारित करने के बाद बीज को हम जो भी मेरा फील्ड है, जो भी मेरा जहां हम खेती करना चाहते हैं उस पे लगाएंगे उसको। जी, प्रॉपर सोइंग करेंगे, लाइन सोइंग हो या जो जिस है वो सोइंग करेंगे, और सोइंग करने के बाद 21 डे आपका इरिगेशन, आपका CRI स्टेज में आप उसको इरिगेशन करेंगे। बिल्कुल जशान जी, रासायनिक खाद देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो रासायनिक खाद देने की जरूरत नहीं है और गेहूं की प्राकृतिक खेती की जा सकती है। इससे जो उपज है वो भी गुणवत्ता युक्त मिलती है और इसके कई फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शालिनी आपका रुख करना चाहूंगी मैं, और जानना चाहूंगी कि ये जो मोटे अनाज या कदन जिन्हें हम कहते हैं, इनको ग्रहण करने को लेकर के एक सवाल ये आता है कि ये आसानी से पचते नहीं है। तो ऐसे में अगर इनको हम ग्रहण करना चाहे तो फिर हम किस रूप में ग्रहण करें ताकि ऐसी कोई समस्या ना? जी, ये आम आपने बात बहुत अच्छी उठाई है कि आम लोगों में ये धारणा है कि इनको पचाना बड़ा मुश्किल है और इनका आटा बड़ी जल्दी खराब हो जाता है, इसमें कई प्रतिपोषक तत्व हैं। तो इनको ग्रहण करने से पहले जो है, जो ज़्यादातर प्रतिपोषक तत्व इनके छिलके के अंदर होते हैं। अच्छा। तो या तो ये कि इनको अगर छिलके का फ़ायदा लेना चाहते हैं, रेशा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सोकिंग यानी कि भिगो के रखना, या इनके अंकुरीकरण कर लें, या इनको भून लें, या हल्का सा ताप उपचार दे दें, या एसिड ट्रीटमेंट दे दें, मतलब कि डाइल्यूट एसिड में इसको ट्रीटमेंट दे दें, तो काफ़ी कुछ जो है इसकी पाच्यता काफ़ी बढ़ जाती है। और इनकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी कि मिनरल्स है वो जैव सुलभ हो जाते हैं, यानी कि जब हम उनका सेवन करते हैं तो हमारी
हमारा शरीर आसानी से उसको ग्रहण कर पाता है। जी। तो या तो अंकुरीकरण करें या फिर इनके छिलके को पूरी तरह से निकाल के फिर उसका प्रयोग करें, या फिर रोस्टिंग या हीट ट्रीटमेंट से भी काफी इनको पाच्यता बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है जिन्हें अपना करके जो प्रतिपोषक तत्व है उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है, और इससे जब आप ग्रहण करेंगे इन कदंद अनाजों को तो फिर ये पाचन के लिए भी बेहद ही आसान हो जाएगा। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मोटे अनाजों के खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही प्राकृतिक खेती के विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। लक्ष्मण सिंह जी मथुरा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण सिंह जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो लक्ष्मण जी। हाँ जी। जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैं ये कहना चाह रहा था। जी हेलो जी। हाँ जी, नहीं हम प्राकृतिक खेती गेहूं की करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गोबर, चूना और मूत्र मिला करके हम अगर उस पर चढ़ाएंगे गेहूं के दाने पर, तो वो कई दिन के बाद हम उसको मशीन में बोने की प्रॉब्लम आएगी। अगर वो गीला हो जाए, गीला होने के बाद वो सूखेगा, सूखे पर मशीन में बोने में प्रॉब्लम आएगी। मशीन द्वारा हम अगर उसको बोते हैं तो। जी ठीक है, डॉक्टर सर्वेश बताएं क्या किया जाए ऐसे में? क्या क्वेश्चन को फिर से थोड़ा आवाज ठीक से नहीं। जी लक्ष्मण जी का कहना है कि जिस तरह आपने बताया है कि बीजोपचार किया जाता है और उसके बाद उसे बुआई करनी है, उनका कहना है कि बीज अगर गीले हो जाएंगे तो मशीन के द्वारा उनकी बुआई करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में क्या करें? बीज अगर गीला हो गया तो उसको आप छायादार जगह में सुखाएं, और छायादार जगह में सुखाने आप उसको धूप में ट्रीटमेंट नहीं करें, धूप में नहीं डालें। पेड़ के नीचे हो या जहां पंखा चल रहा हो वहां आप छायादार जगह में उसको सुखाएं, जिससे उसके ऊपर एक परत लग जाएगी। गोबर और ये जो गौमूत्र का है एक परत का निर्माण हो जाएगा, जिससे वो फसल उससे जो वो उसमें हम जो गुड़ का यूज कर रहे हैं तो
चीज के ऊपर एक लपेटा बन जाएगा और वो उसको सूक्ष्म जीव जो है उसको ग्रोथ करने में, उसको वृद्धि करने में बहुत ही मदद करे। जी लक्ष्मण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और आइए जानते हैं कदन यानी कि मोटे अनाजों के प्रसंस्करण के बारे में। और डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान किस तरह की मशीनों की जरूरत पड़ेगी किसानों को और वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी, कद्दन को जब भी हैंडल करना है तो उनके लिए कुछ उपकरण लगते हैं, जैसे कि कुछ एस्पिरेटर्स और ग्रेडर्स हमें चाहिए सफाई करने के लिए, यानी कि डीस्टोनर्स वगैरह। उसके अलावा हमें पर्लिंग मशीन या फिर डीहस्किंग मशीन चाहिए। कुछ कदन होते हैं जैसे बर्री हो गया, रागी हो गया, वो तो आराम से उसका छिलका निकल आता है, लेकिन बाकियों के लिए स्पेशल मशीन्स होती हैं, उपकरण होते हैं। ये सब हमारे एक ICAR का संस्थान है CIAE भोपाल में, उन्होंने कुछ मशीन्स विकसित की हैं जो कि 100 किलोग्राम प्रति घंटा के रेट पर प्रसंस्करण कर पाती हैं। और ये CIAE भोपाल ने ये विकसित करके कई कंपनियों को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। उनसे ये करीब 70,000 से 1 लाख रुपए प्रति उपकरण पर के दर पर हम ये प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा रोस्टिंग, फ्लेकिंग, इस टाइप की अलग उपकरण है। जिस तरीके से प्रोसेसिंग करना चाहें, प्रसंस्करण करना चाहें किसान भाई, तो उस हिसाब से वो इन मशीनों को ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुरेश कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। धन्यवाद, बोलिए। सुरेश जी, टीवी की आवाज कृपया बंद रखिएगा, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। के बुआई में जी, रबी फसल के बुआई में मुर्गी का जो बीट होता है खाद, उसका प्रयोग कैसा है? डॉक्टर सर्वेश, क्या प्राकृतिक खेती में जो मुर्गी के बीट हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बेशक कर सकते हैं, लेकिन जी काहे कि वो नेचुरल प्रोडक्ट है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, उसकी उपयोगिता जो है आप एक लिमिट में कर रहे हैं। ये नहीं कि जितना गोबर का यूज कर रहे हैं, आप फील्ड प्रिपरेशन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, आप फील्ड प्रिपरेशन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। किस मात्रा में इसका उपयोग किया जा सकता है? इसका उपयोग आप जैसे एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली मतलब 1 क्विंटल, एक के आसपास 10 क्विंटल है, आप उसको पर एकड़ में आप यूज कर सकते हैं, पर एकड़ में बिल्कुल। तो सुरेश जी, एक एकड़ में जी एक ट्रॉली 10 टन यूज कर सकते हैं। ठीक है सुरेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सर्वेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फसलों में कई बार कीटों का प्रकोप हो जाता है और इनसे छुटकारा पाने के लिए जो रासायनिक कीटनाशक है इसका इस्तेमाल करना पड़ जाता है किसानों को। ऐसे में प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनके पास किस तरह के विकल्प मौजूद हैं? प्राकृतिक खेती जो भी किसान कर रहे हैं वो उसके जगह आप ब्रह्मास्त्र का यूज कर सकते हैं, अग्नास्त्र का यूज कर सकते हैं, 10 कर्णी का यूज कर सकते हैं। तो इसमें ब्रह्मास्त्र में क्या करते हैं, तो ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले नीम का पत्ता पीस करके 5 केजी का नीम का पत्ता पीसते हैं। सफेद धतूरे का पत्ता अगर 2 केजी है पीसा हुआ, सीताफल का जो पत्ता है 2 केजी पीसा हुआ, करंज का पत्ता जो है वो 2 केजी पीसा हुआ, अमरूद का पत्ता 2 केजी पीसा हुआ, अरंडी कैस्टर जो है उसका 2 केजी पत्ता और पपीते का पत्ता 2 केजी। इसमें से कोई भी 5 आइटम हम लेंगे, 5 आइटम, 10 का जिक्र किए हैं, इसमें कोई भी 5 आइटम लेंगे, 5 सामग्री लेंगे, उसको गौमूत्र के साथ मिला के 5 केजी का गौमूत्र मिलाएंगे और उसको मिट्टी के बर्तन में क्या करते हैं रख के उसको हम उबालने का काम करेंगे। और उबालने के बाद उसको 48 घंटे तक उसको हम ठंडे रखेंगे और ठंडा करने के बाद उसको हम ठंडा करने के बाद 100 लीटर पानी में 3 से 4 लीटर जो है 3 से 4 लीटर ब्रह्मास्त्र का यूज करें। जी जी बिल्कुल। आपने ब्रह्मास्त्र बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया। एक बार बना लेने के बाद इसे कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है, कि हर बार इसे बनाने की जरूरत पड़ती है?
हर बार इसको बनाने की जरूरत पड़ती है जी। आप एक बार इसको बनाइए, फ्रेश रहेगा। इसको आप एक बार बनाइएगा, 100 लीटर के आप 100 लीटर पानी में 3 से 4 लीटर बनेगा। 3 से 4 लीटर बाद यूज कीजिए। फिर अगर अगले बार नेक्स्ट टाइम में आपको 1 मंथ में 1 बार यूज करना है। इसका एक तरीका है कि 1 मंथ में आप यूज करें। अगर बारिश ज्यादा हो रही है तो 1 मंथ में दो बार हार्डली यूज करें, उससे ज्यादा यूज करने की कोई जरूरत नहीं। फसल की किस अवस्था के दौरान इसका इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहता है? फसल में जब कीट का प्रकोप हो, उस प्रकोप से पहले लगे कि ये नहीं कीट पतंग का प्रकोप हो रहा है, तो उस प्रकोप से पहले इसका उपयोग करें। जी जी बिल्कुल। दोबारा आपका रुख करेंगे डॉक्टर सर्वेश, इससे बीच में बातचीत कर लेते हैं प्रसंस्करण के बारे में भी। और डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मोटे अनाज या कदन हम कहते हैं, कई बार खाने में ये भी कहा जाता है कि खाने में ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे में प्रसंस्करण के जरिए कैसे इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है और किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल। मोटे अनाज या कदन जो है थोड़े से मोटे होते हैं, तभी इसको मोटा अनाज का नाम दिया गया। जी। तो इनको उपयोग करने का सबसे आसान तरीका ये है कि क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता तो लचीलापन नहीं है, तो इसीलिए इससे बहुत ही इसको उपयोग करना इतना आसान नहीं है रोटी में या फिर बाकी चीज़ों में। तो इसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं गेहूं के साथ में, जो भी हमारे जो भी रेसिपीज हैं, जो भी बनाना चाहें, चाहे बिस्किट हो, चाहे केक्स हो, चाहे रोटी हो, चाहे ब्रेड या नूडल्स, पास्ता, तो करीब 40% तक की मात्रा का प्रतिस्थापन कर हम मोटे अनाजों को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऐसी मान्यता तो है, लेकिन कई मोटे अनाजों को भूनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छा स्वाद उत्पन्न हो जाता है। और कुछ एडिटिव्स डाल के हम लोग इनकी 40% से भी ऊपर मात्रा में हम लोग उन फॉर्म्स में इनको ला सकते हैं उत्पादों को कि पूरा का पूरा सिर्फ कदन से ही बना हुआ उत्पाद बन सके। जी। खासतौर पे अगर बच्चों को देना है तो किस तरह के उत्पाद आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या उन्हें खिलाया जा सकता है? जी, आज चिल्ड्रंस डे है और बच्चों की बात करना बिल्कुल जायज़ है। तो बच्चों को कुकीज़ यानी कि बिस्किट्स, उनको केक्स, मफिन्स, रस्क्स या फिर वॉफल्स, ये बहुत ही आराम से कदन से बन सकते हैं। और शिशु आहार भी, बल्कि इनको अंकुरित कर करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर इनको मिलाएं तो शिशु आहार जो है इनको जर्मिनेट करके, यानी कि इनका अंकुरीकरण करके इनको रोस्ट करके शिशु आहार भी बनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो माओं के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद है अपने बच्चे की बेहतर स्वास्थ्य के लिए। वो कई तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इन कदन के, वो अपने बच्चों को खिला सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर शालिनी कुछ और भी जोड़ना चाह रही हैं आप? जी। एक अलग आजकल एक कदन के फ्लेक्स आने लगे हैं, यानी कि पोहा जैसा एक उत्पाद है जिसका उपयोग करना बहुत आसान है। यानी कि थोड़ा सा पहले भिगो लिया और जैसे चाहे पोहा हो या या वॉफल्स हो या किसी भी चीज़ में, पराठे में, आटे में, बहुत ही आसानी से इनको उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। भंवर चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं नागौर राजस्थान से। जी भंवर चौधरी जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं सरसों की खेती करना चाहता हूँ, उसके लिए ऑर्गेनिक प्रकार कैसे कर सकते हैं? जी, प्राकृतिक खेती के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि नेचुरल फार्मिंग सरसों की कैसे करें। डॉक्टर सर्वेश बताएं। नेचुरल फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले आप बीजामृत का उपयोग करें। बीजामृत का उपयोग करने से आपको कोई रसायन खाद की उपयोग नहीं करना पड़ेगा और इसको आप लाइन सोइंग करें। लाइन सोइंग करने के बाद आप जो है जीवामृत में तरल जीवामृत, अर्धठोस जीवामृत एवं गहन जीवामृत, इसमें तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसको लाइन सोइंग में करेंगे तो तरल जीवामृत को आप बीच में डालेंगे, तो पंक्ति के बीच में इसको आप तरल जीवामृत को डालेंगे। अगर ठोस जीवामृत है आपका, अर्धठोस जीवामृत है, तो जो अर्धठोस जीवामृत उसको जो बनाते हैं आप गोल गोल बनाते हैं, तो उसको आप जो आपका मेड़ है, मेड़ के बगल में फील्ड के बीच में भी डाल सकते हैं, जिसमें आप
जब आप इरिगेशन करेंगे, जब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसमें ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरी खेत में फैल जाएंगे। जितने भी आपका जो जीवाणु है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो कि उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं, जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, तो पूरे फील्ड में फैल जाएंगे। अगर आप घन जीवामृत का यूज करते हैं तो आप सोइंग करने के बाद इसके ऊपर जो घन जीवामृत, जो कि आपका ठोस अवस्था है, उसके ऊपर आप छिड़काव करके इसकी खेती को बहुत आसानी तरीके से रासायनिक मुक्त बना सकते हैं। बिल्कुल। तो भगत सिंह जी, उम्मीद है इस जवाब से आपको बहुत ही लाभ होगा और इस सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। और प्रश्न चाहिए तो अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर शामिल करते हैं। सतीश कुमार जी कटनी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो कृपया टीवी की आवाज बंद रखिएगा और इससे बातचीत में रुकावट आती है। सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे। हेलो, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शालिनी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर मनाया जा रहा है ताकि पूरे विश्व में इस बात को प्रचारित किया जा सके कि इन कदम को अपने भोजन में शामिल करना कितना जरूरी है और भारत इसकी अगुवाई कर रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी भारत के सामने भी है और इस दिशा में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने बताया, योजनाएं भी है किसानों को इसमें प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही बहुत से इंस्टीट्यूट्स है जो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। तो किस तरह की भूमिका है इन इंस्टीट्यूट्स की, और अगर कोई किसान इससे जुड़ना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या कहां संपर्क कर सकता है? जी बिल्कुल, भारत के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं कदम को प्रचारित करने में, इनका उपयोग बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की मदद के लिए अग्रणी योगदान दे रही हैं। इनकी प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें तो चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना गया है और बहुत सारी डायरेक्टरेट ऑफ सॉर्गम रिसर्च है आईसीआर का, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कृषि विश्वविद्यालय और हर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट
में बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहे हैं इस साल और अगले साल भी, ताकि इनके उपयोग और इनके फायदे को के बारे में लोगों को जानकारी मिले। और इस सूक्ष्म उद्योग लगाना है, लघु उद्योग लगाना है, तो किस तरीके से इसकी ओर कदम बढ़ाया जाए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में भी। डॉक्टर सर्वेश, आपने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में ही कि 4 घटक है इसके, तो ऐसे में अब हम आच्छादन वास्पा के बारे में भी जानना चाहेंगे। बताएं कि इनका क्या अर्थ है और क्या है इसका फायदा क्या है। आच्छादन का मतलब यही हुआ कि फसल का जो अवशेष है जी, उसको भूमि की सतह पे डालना है। भूमि की सतह पे डालने से जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो हमेशा रिटेन रहेगा, सॉइल की जो नमी है हमेशा उसमें बरकरार रहेगी। तो इसको सॉइल की नमी को बरकरार रखने के लिए सबसे पहले सॉइल मल्चिंग करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक मल्चिंग है, तीसरा जो है लाइव मल्चिंग है। तो सबसे पहले सॉइल मल्चिंग जैसे बेड बना दिया कहीं। संक्षेप में जानना चाहेंगे डॉक्टर सर्वेश। हाँ मैडम जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे चौथे घटक के बारे में बताएं हमें चलते चलते। चौथा घटक आपका वास्पा है। वास्पा ये हो गया कि जैसे सॉइल मॉइस्चर प्लस सॉइल एरेशन 50% दोनों का होना चाहिए। इससे क्या होगा, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, पौधे को न्यूट्रिशन जो है बहुत आसानी से मिलेगा और फसल का बहुत अच्छी तरह से विकास होगा। फसल के विकास होगा और मिट्टी की उर्वरता हमेशा कायम रहेगी और अगले फसल के लिए उपयोगी साबित होगा। जी जी बिल्कुल। इसीलिए श्रेयस्कर माना जाता है प्राकृतिक खेती को कि इससे उपज भी अच्छी मिलती है, साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सर्वेश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और अब चलते चलते डॉक्टर शालिनी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि कदन्न को अपने भोजन में शामिल करें लोग, इसके लिए आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी। जी, कदन्न को कम से कम हमारे हम दैनिक भोजन में यदि 100 ग्राम हम गेहूं या चावल का उपयोग करते हैं, तो कम से कम 40 ग्राम किसी ना किसी कदन्न का उपयोग अपने भोजन में किसी भी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको आपके जीवन में बहुत ही अच्छा सुधार होगा। और आजकल जो जीवन शैली हमारी बदल गई है, उसकी वजह से जो रोग हमारे जीवन में आ चुके हैं, उनसे निजात हम काफी हद तक पा पाएंगे। जी, कुछ खास रोगों का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे कि जिनसे निवारण हो सकता है इन मोटे अनाजों को ग्रहण करने से? बिल्कुल। जैसे कैंसर है, डायबिटीज के लिए तो बहुत ही लाभप्रद है कदन्न का उपयोग, क्योंकि इनकी जो मांड है यानी कि स्टार्च है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है और एकदम से ब्लड की शुगर को नहीं बढ़ाती है। और ज़्यादा देर तक, क्योंकि रेशा है इसके अंदर, तो ज़्यादा देर तक हमें तृप्ति का अनुभव होता है, तो ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो डायबिटीज़ की रोकथाम, ब्लड प्रेशर की रोकथाम, हार्ट डिजीज़ की रोकथाम और बहुत सारे इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए भी ये बहुत लाभप्रद हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और रिपेयर के लिए भी अच्छा है, बल्कि स्किन के लिए भी अच्छा है। जी, अच्छा, त्वचा के लिए भी ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमें दी डॉक्टर शालिनी, और आपने बताया कि ये जो कदन्न है ये कितने महत्वपूर्ण हैं, जो हमारी थाली से वक्त के साथ साथ दूर होते चले गए हैं। अब समय आ गया है कि इन्हें वापस अपने जो दैनिक आहार है उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारी सेहत से जुड़ी कई सारे जो लाभ है इन कदन्नों में छुपे हुए हैं। और इसके साथ ही आपने बताया कि हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी त्वचा के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है, और साथ ही ये किसानों के लिए बेहद ही लाभप्रद है, क्योंकि इसकी जो खेती है वो उन इलाकों में की जा सकती है जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर किसानों के लिए दूसरी फसलों को लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत अच्छा विकल्प किसानों के लिए होता है, तो किसानों के लिहाज से भी ये बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर शालिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना कि मोटे अनाजों का खाद्य प्रसंस्करण किस तरह से किया जाता है, साथ ही जो प्राकृतिक खेती है वो किस तरह से किसानों के लिए लाभदायक है। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में अब हम आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय रहेगा शरदकालीन पपीते की खेती और मटर की खेती।
इन विषयों के बारे में आप लाइव कार्यक्रम के दौरान कल सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से जुड़कर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके इन सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हम जानकारी लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।